सुलोचना बहन, भाई साहब के जाने का दुख क्या कम था जो आपके बेटे भी आपसे दूर जा रहे हैं। अरे पति के बाद बच्चों का ही तो सहारा रहता है। आपका एक बेटा पहले भी विदेश चला गया, बताओ पढ़ने गया था, घर गृहस्थी बसा ली और लौटा भी कब, जब पिता ने आंखें बंद कर ली। और तो और मैंने सुना कि आपका छोटा बेटा कमलेश वो भी शहर जा रहा है। क्या आप यहाँ अकेली रहेंगी? कैसे कटेगा अपना बुढ़ापा? क्या फ़ायदा ऐसी औलाद का जो बुढ़ापे का सहारा ना बन सके। सुलोचना जी की पड़ोसन कमला जी उनसे बोली। दूसरी पड़ोसन बोली, सुलोचना बहन क्या बड़ा बेटा बहू को लेकर आया नहीं? कमला जी बोली, अरे आया होता तो हमें दिखाई नहीं देता। सुलोचना बहन, मैं तो कहती हूँ कमलेश के जाने से पहले उसकी शादी करवा दो, वरना वो भी शहर का ना होकर रह जाए। दूसरी पड़ोसन बोली, हाँ हाँ सुलोचना बहन, फिर बेटा शहर चला भी जाएगा तो बहू को अपने पास रख लेना। कमला जी बोली, अरे कौन बीवी को छोड़कर शहर में अकेला रहता है, फिर भी कम से कम माँ की खोज खबर तो लेता रहे। सब अफसोस जता कर चली गई। मरणों उपरांत पिता के लिए अपनी आखिरी जिम्मेदारी निभाते हुए उनका बड़ा बेटा दूसरे ही दिन वापस विदेश जाने लगा। माँ ने कितनी मिन्नतें की, बेटा पहले तुम्हारे बाबा थे, पर अब मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। बेटे ने अपने परिवार और अपने काम की दुहाई दी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और चला गया। सुलोचना जी तो पहले ही उससे संतोष कर चुकी थी, पर जब वो अपने पिता के क्रियाक्रम में आया तो माँ को एक आस लगी। जो 2 महीने बाद सुलोचना जी कमलेश से बोली, बेटा कमलेश, मैंने कलेजे पर पत्थर रख कर तुम्हें पढ़ाने के लिए शहर भेजा था, पर अब तुम शहर जाने से पहले मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। कमलेश बोला, हाँ माँ बताइए क्या करना है। सुलोचना जी बोली, मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो, ऐसा ना हो कि अपने भाई की तरह तुम भी। कमलेश अपने भाई के व्यवहार के कारण अपनी माँ को और दुख नहीं देना चाहता था। उसने माँ की पसंद की लड़की सुनैना से शादी कर ली। करीब 15 दिन बाद कमलेश बोला, माँ अब मुझे शहर जाना होगा, वरना ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी। आप चिंता मत करिए, मैं आपके खर्चे के लिए वहाँ से मनी ऑर्डर भेजता रहूँगा। पहले एक बार अपनी गृहस्थी बसा लूँ, फिर आपको भी वहाँ बुला लूँगा। सुलोचना जी बोली, तो क्या बहू भी तुम्हारे साथ चली जाएगी? कमलेश बोला, हाँ अब हाँ, ये नहीं जाएगी तो मेरे लिए रोटी कौन बनाएगा? शहर का खाना भी बहुत महंगा हो जाता है, तो इसे तो मेरे साथ जाना ही होगा। बेटे के सुख में उन्होंने अपना सुख देखा और बेटे बहू को नम आंखों से विदा कर दिया। समय बीता। सुलोचना जी अकेली पुरानी यादों को याद करके मुस्कुराती और आंखों से आंसू बहा लेती। कमलेश बीच बीच में चिट्ठियां भेजता रहता और कुछ पैसे मनी ऑर्डर कर देता था, पर बड़ा बेटा तो जो गया तो कभी खोज खबर भी ना ली। सुलोचना जी के 2 बेटे, एक रमेश, कमलेश रमेश तो पिता से लड़ झगड़ कर खूब मोटी रकम लेकर पढ़ने के लिए शहर गया और फिर शहर से ही विदेश चला गया, जिसके गम में उसके पिता भोला बाबू ने बिस्तर पकड़ लिया। दूसरे बेटे कमलेश को सुलोचना जी ने शहर पढ़ाने के लिए भेज दिया। अब तो बस कमलेश का ही सहारा था, वो भी अब शहर चला गया। समय बीता। सुनैना भी अपने घर गृहस्थी को संभालने लगी। बीच बीच में वो सास से मिलने आती रहती। 2 साल बाद सुनैना ने खुशखबरी दी, किसी के ना रहने से जिंदगी रुकती नहीं है, तो सुलोचना भी की जिंदगी चलती गई। एक वक्त था जब पूरा परिवार था, आज सुलोचना जी उस घर में अकेली रहती थी। समय बीता। रमेश जिस देश में रहता था वहाँ मंदी का मोड़ दौड़ छाया। तब रमेश को अपने देश की याद आई। माँ से अपने अधिकार और बंटवारे की मांग करने लगा। इस बात का पता कमलेश को लगा। वो आया और बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई जी,
आज तक आपने कोई फर्ज नहीं निभाया और अधिकार लेने चले आए। रमेश बोला, तुम छोटे हो, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है। कमलेश बोला, याद है मुझे जब माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए बाहर भेजा था, आपने तो एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तुम कैसे पढ़ रहे हो। यह कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी वजह से बाबूजी ने बिस्तर पकड़ लिया था और इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद भी आपको ना मेरा ना माँ का ख्याल रहा। फिर आज आप यहाँ क्यों आए हैं। आपको इस बक्से के खुलाने के बाद क्या एहसास हुआ, या आपने क्या अनुभव किया। अपनी भावनाएं। मेरे दोनों भाइयों में बहुत बहस हुई। सुलोचना जी बोली, किसे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये मेरा फैसला होगा, तो जो आज तक फर्ज निभाता आया वही अधिकार भी पाएगा। रमेश बोला, माँ मैं भी आपका बेटा हूँ, इस संपत्ति में मेरा भी अधिकार है। बक्से में ताला लगाकर गले में चाबी टांग लेने से आप उसे मुझसे छुपा नहीं लेंगी। आपने कमलेश की पढ़ाई पर भी खर्च किया, फिर आप उसे सब कुछ कैसे दे सकती हैं। सुलोचना जी बोली, अच्छा तो अब तुम्हारी नज़र मेरी बकसिया पर है। बेटा मैं तुम्हारा कुछ नहीं जानती हूँ, पर तुम मेरी चीज़ों पर नज़र मत डालो। शर्म नहीं आई तुम्हें, अपनी कमाई अपनी औरत पर लुटाते हो। आए हो और जब दिक्कत हुई तो माँ की याद आई। मैं कहती हूँ निकल जाओ मेरे घर से, और इस बकसिया पर तो कोई नज़र भी मत डालना। ये आज तक ना खुली है ना खुलेगी। रमेश जैसे ही बढ़ा कमलेश ने उसे रोका। खबरदार भैया, बिना माँ की मर्जी के आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आखिरी फैसला माँ का ही होगा। सुलोचना जी बोली, अरे जिसने अपने बाप को जीते ही बिस्तर पर डाल दिया, उसके मरने के दूसरे ही दिन बचे हुए पैसे लेकर निकल गया, उसे इस घर से अब एक मुट्ठी भी नहीं मिल सकती। अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना। रमेश चुपचाप वहाँ से चला गया। समय बीता। सुलोचना जी के मन के घाव पर धीरे धीरे मरहम लगने लगा। सुनैना गांव आती रहती थी। जब बच्चे बड़े हुए तो सुनैना सुलोचना जी से बोली, अम्मा बच्चों की पढ़ाई और इनकी नौकरी के कारण मेरा बार बार यहाँ आना हो नहीं पाएगा। क्या आप हमारे साथ चल सकती हैं। आपकी सुख सुविधा में कोई कमी ना आने दूंगी। सुलोचना जी का शरीर घिर रहा था। उन्हें बहू का सुझाव पसंद आया और वो बहू बेटे के साथ चल दी। अपने उस बक्से को लेकर उनके साथ चली गईं। जब सुलोचना जी शहर पहुंची तो उनके पोते पोती दादी के बक्से को देखकर आश्चर्य में कहते, दादी आखिर इस बक्से में क्या है जो आप इसे साथ ले जाती हैं। सुलोचना जी उसे पीछे करते हुए बोली, खबरदार बच्चों, मेरे बकसिया को हाथ ना लगाइयो। धीरे धीरे सुलोचना जी का मन वहां लगने लगा। अब उनके उदास और मुरझाए आंखें हंसती थीं। शांत और उदास मन शहर किसी से मिलती जुलती थी। बस अपने बकसिए को किसी को छूने नहीं देती थी। उसकी चाबी उनके गले में बंधी काली डोरी में होती थी, जिसमें कि एक दंत कुंदनी भी होती थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि उस बक्से को उन्हें कभी किसी ने खोलते हुए नहीं देखा था। सुनैना कई बार हंसकर पूछती भी थी कि इस बक्से में क्या धरी हो माँ जी, कभी खोलो तो हम भी देखें कि कौन सा खजाना छुपा रखी हो। पोता पोती भी अक्सर उस बक्से को खोलने की जिद करते तो सुलोचना जी यही कहती, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, पर अभी इसे खोलने की बात मत करो, और बात टाल जाती। समय बीता। एक रोज़ सुलोचना जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और वो भोला बाबू को याद करके बहू से बोली, बहू एक बात कहूँ, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना कि बुढ़ापे में कभी तुम्हारे साथ वो दगा ना करें। अपने कलेजे के टुकड़े के लिए आज भी दर्द महसूस करती हूँ। अपने खून से जिसे सींचा था उसे कैसे भूल पाऊँ। सुनैना बोली, माँ जी मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ कि आपको जेठ जी की याद आती है। सुलोचना जी बोली,
बहू, मैंने तो अपनी ममता को कोई कमी ना की, पर वो अपनी माँ को कैसे भूल गया। आज मैं सवेरे सोना चाहती हूँ, मुझे खाने के लिए मत जगाना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और ना जाने कब सो गई। कमलेश आया, माँ को पूछा तो सुनैना बोली, माँ ने कहा था वो सोना चाहती है, रात के खाने पर उन्हें जगाया ना जाए। कमलेश बोला, ऐसे कैसे माँ बिना खाए सोने चली गई। माँ, ओ माँ, चलो मेरे साथ ही एक रोटी खा लो। लगता है आज तुम्हें सबने परेशान किया है, तभी तो बक्से को पकड़कर सोई हो। कमलेश के बारे में बार बार कहने के बाद भी जब सुलोचना जी ने जवाब ना दिया तो कमलेश घबरा गया और उन्हें स्पर्श करके देखा। सुलोचना जी का पूरा शरीर ठंडा हो चुका था। कमलेश ने सुनैना को आवाज लगाया। सुनैना भाग कर देखने आई तो सुलोचना जी के चेहरे पर एक संतोष का भाव था, मानो वो निश्चित होकर अगली यात्रा पर निकल गई थी। सुलोचना जी के शरीर को उनके पौत्रक गांव ले आया गया, जहां विधि विधान के अनुसार उन्हें तैयार किया और उनके गले से वो काली डोरी और वो चाबी निकाली गई। क्रियाक्रम समाप्त होने के बाद जब सब वापस आए तो कमलेश ने वो काली डोरी से चाबी निकाली। सुनैना बोली, बाकी के काम बाद में करना, पहले बक्सा खोलो और हमें दिखाओ कि इसमें कौन सा खजाना है। जैसे ही बक्सा खुला, बच्चे आसपास खड़े हो गए। अरे ये क्या, पुरानी पोस्ट कार्ड, पुरानी मनी ऑर्डर की रसीद और ये धुंधली होती चिट्ठियाँ। इनमें से कुछ चिट्ठियाँ में स्याही भी फैली हुई थी, मानो किसी के आंसू ने उन्हें फैला दिया हो। ऐसे सब आखिर किसकी चिट्ठियाँ हैं और इसे माँ जी बक्से में क्यों रखती थीं? सुनैना ने पूछा। कमलेश के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मानो वो उन चिट्ठियों को पहचानता था। और क्यों नहीं पहचाने, क्योंकि वो सभी चिट्ठियां कमलेश जी ने माँ को लिखी थीं। सुनैना कमलेश को झिझकोरते हुए बोली, आप कुछ बताते क्यों नहीं हैं? ये किसकी चिट्ठियां और पोस्ट कार्ड हैं? आखिर बात क्या है? आप रो क्यों रहे हैं? कमलेश रोते हुए बोला। सुनैना, ये मेरी लिखी हुई चिट्ठियां हैं। जब बाबूजी बिस्तर पकड़ रहे थे और माँ ने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था, भाई ने तो पहले ही हमसे नाता तोड़ लिया था, इसीलिए वक्त निकाल कर मैं माँ को चिट्ठियाँ भेजता रहता था ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। कॉलेज के दोनों मैं ट्यूशन पढ़ाकर माँ के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करता था, ये उसी की रसीद है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पूरी पढ़ाई के दौरान जितनी भी चिट्ठियां मैंने माँ को लिखी थी वो सब माँ ने आज तक संभाल कर रखी थी। इतना कहते कहते कमलेश दहाड़े मार कर रोने लगा। माँ, मैं तो ये सब भूल चुका हूँ, पर अपने सब याद रखा। मेरे पाई पाई का हिसाब आप रखती थी, पर कभी भी जानती नहीं थी। लौट आओ माँ, कुछ वक्त और मेरे साथ बिताती, कम से कम जी भर के आपकी सेवा ही कर लेता। कैसा भागा मेरा भाई जो माँ के इस दर्द के शामिल ना हो सका और ना ही उन्हें कुछ अच्छी यादें दे सका। सुनैना की आंखें भर गईं। आज उसे एहसास हुआ कि उसकी सास उसके लिए यादों का खजाना, जो किसी भी संपत्ति से कम नहीं था, वो छोड़ गई। बच्चों की आंखें भर आई। वो कभी इस बक्से को तो कभी अपने पिता को देखते थे कि उनकी दादी उसके लिए ऐसा अनमोल खजाना छोड़ गई जो किसी बाजार में नहीं मिलती। सुनैना ने गौर से देखा, उन्हीं चिट्ठियों में एक चिट्ठी रमेश की भी थी, जिसमें ये लिखा था कि मैं वापस लौटकर अपने देश नहीं आना चाहता। मैं आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ और ना ही मुझे आपके उन थोड़े से पैसे और संपत्ति में कोई हिस्सा चाहिए। जो भी है अपने छोटे बेटे को दे दीजिए और उसी से अपना काम चलाइए। रमेश बोला, माँ कि कोई भी कड़वी याद मैं अपने साथ नहीं रखना चाहता, फाड़ कर फेंक दो इस चिट्ठी को। सुनैना बोली, यादें अच्छी हो या कड़वी, माँ जी की हैं, इसे इसी बक्से में रहने दीजिए, कम से कम जीवन की सीख देगी यह चिट्ठी। इतना कहकर सुनैना ने उस बक्से को बंद करके लाल कपड़े में लपेट कर रख दिया। जैसे ही सुलोचना जी की
मृत्यु की खबर रमेश तक पहुंची। वो परिवार के साथ दरवाजे पर पहुंच गया और अपने हक की बात करने लगा। दोनों भाइयों में बहुत बहस हुई, बात पुलिस तक चली गई। रमेश ने कमलेश और सुनैना पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सुलोचना जी का ध्यान नहीं रखा, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। बात हद से आगे बढ़ गई। तब सुनैना सामने आई और बोली, अरे जो अपनी माँ की मृत्यु का भी मोल लगाए, ईश्वर कभी ऐसी औलाद किसी को ना दे। याद करिएगा, आपको इन सभी बातों को भुगतान करना ही पड़ेगा। कल जब आपकी औलाद आपके साथ यही सब करे, तब आपको माँ की अहमियत का पता चलेगा। सुनैना की जेठानी रेखा पहली बार उसके सामने आई और बोली, अपना ये प्रवचन अपने पास रखो, सीधी तरह संपत्ति में आधा हिस्सा हमें दे दो, वरना कोर्ट कचहरी लड़ने तक की औकात नहीं है तुम्हारी। कमलेश इन बातों से बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, सुनैना, लेने दो इन्हें जो भी लेना चाहते हैं, ऐसे भूखड़ों का पेट कभी नहीं भरता। अरे जो बेटा माँ बाप को खा गया, वो भाई को चैन से कैसे रहने देगा। सुनैना बोली, नहीं जी, बात संपत्ति तक नहीं रही, अब माँ जी के सम्मान की बात हो गई है, ये कोर्ट तक जाने की बात करते हैं। अरे मैं अब इनको जेल तक पहुँचाऊँगी और इनका एक एक किया हुआ सबके सामने लाऊंगी। मेरी सास का अपमान किया, अब ये बहू उसके अपमान का बदला लेगी। ये आपका घर नहीं, ये मेरे पति का घर है। निकल जाओ मेरे दरवाजे से बाहर। तुम जैसे निर्दयी इंसान के लिए मेरे दरवाजे पर कोई जगह नहीं। सुनैना के इस रूप को देखकर कमलेश भी हैरान था। सुनैना ने अपने बच्चे को अपने मायके भेजा और अपनी सास के उस बक्से के साथ महिला मुक्त केंद्र गई। फिर उन बक्सों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और थानेदार को सारी चीज़ें दिखाई। जैसे ही रमेश वहां आया, सभी महिलाएं उसकी और रेखा के नाम की हाय हाय करने लगी। पुलिस वालों को जब रमेश ने रिपोर्ट लिखाने को कहा तो पुलिस वाले ने कहा, आपकी रिपोर्ट तो बाद में लिखी जाएगी, यहाँ तो आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है। जब आपने ये लिखकर पहले ही कह दिया था कि आपके माता पिता की संपत्ति में आपको कुछ नहीं चाहिए, तो अब आप अधिकार लेने कैसे आ सकते हैं। रमेश हैरान हो गया। पुलिस वालों ने जब वो पुरानी चिट्ठी बक्से से निकाल कर उसके सामने रखी तो दोनों पति पत्नी की आंखें खुली रह गईं। रेखा रमेश से बोली, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुमने अपनी माँ को ये सब लिखकर भेज दिया था। अरे अपनी बेइज्जती तो करवाई ही, मेरी भी नाक कटवा दी। अब चलो यहाँ से। जैसे ही दोनों जाने लगे, पुलिस वालों ने कहा, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप पर एक FIR दर्ज करवाई गई है कि आपने अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया था। कमलेश और सुनैना ने सारी कार्रवाई की, ये करते हुए कि अब आपको माफ़ी नहीं मिल सकती। अगर आज आपको माफ़ कर दिया गया तो जीवन में ना जाने आप जैसे कितने ही बेटे और भाई अपने माँ बाप को छलेंगे और पैसे के लिए इन्हें छोड़कर चले जाएंगे। दोनों माफ़ी मांगते रहे पर कुछ हाथ ना लगा, बल्कि रमेश को काफ़ी दर्जना चुकाना पड़ा। तब जाकर उसे एहसास हुआ, माँ के रहते उसने कभी उनकी कद्र नहीं की। अब जाने के बाद अहमियत समझ में आई कि उसने क्या गलती की थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। धन्यवाद।